अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो वीकेंड शाइन विद अनीशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरह हमारा शो देखते रहें, उसे पसंद करते रहें और इसी तरह सैटरडे संडे हम सर्दी में ठरठराते हुए आते रहेंगे क्योंकि कराची का मौसम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो गया। कराची में सर्दी, इतने मज़े की सर्दी कि कराची वाले तो बर्दाश्त कर करके पागल हो गए क्योंकि कराची वालों का मसला ये था कि 2 साल से इतनी खासी कोई सर्दी नहीं आ रही थी, तो लोगों ने जैकेटें लेने अपने छोड़ दी कि इस साल भी शायद ऐसे ही कुछ होगा और सर्दी आ गई है ज़बरदस्त। तो अब जो है जैकेट्स जो अंदर रखी हुई थी वो सारी बाहर निकल रही है और सर्दी के मौसम को लोग एंजॉय करें। मेरा कुछ ऐसा कि इस सर्दी में मैंने कोई जैकेट नहीं अपनी निकाली, कुछ नहीं किया क्योंकि वजह ये है कि लड़कियों का एक सबसे बड़ा मसला है कि फ़ैशन ख़राब नहीं होना चाहिए। तो वो फ़ैशन कभी ख़राब नहीं होना चाहिए। सर्दियाँ जितनी भी लग जाए, जितनी भी सर्दी आए, आपको लड़कियों को आप जैकेट पहने हुए नहीं देखेंगे। खैर बारह चलो ठीक है, अच्छी बात है, फ़ैशन करें, कोई इसमें बुरी बात नहीं, जितनी बर्दाश्त होती है उतनी कर लें। पर कुछ लोगों को तो मैंने लाहौर की सर्दी में शादियों में देखा है कि कोई जैकेट नहीं, कोई शॉल नहीं, वो बड़ी हिम्मत वाली लड़कियां। हम इतनी ज़्यादा हिम्मत वाली नहीं है, हम सिर्फ कराची तक बर्दाश्त कर सकते हैं। चले जी, कराची की बात हो रही है तो कराची की और भी हम कुछ बात ज़रूर करेंगे, पर उससे पहले मैं हमारे साथ जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं उनसे उनका तारुफ करवा देती हूँ। यासिर सिकंदर अवान, चेयरमैन PPI पंजाबी पख्तून इत्तेहाद से हमारे साथ मौजूद है, इनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा शुक्र। अच्छा जी, हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। आपने शो पे पहले भी उनको देख चुके हैं। बहुत अच्छे अंदाज में बात करते हैं, बड़े डिटेल में, बहुत आसान अल्फाज में जवाब देते हैं जो कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ आता है। एक चीज़ होती है कि बड़े मुश्किल तरीके से समझाना, क्योंकि अगर वो चाहें तो वो मुश्किल तरीके से बात कर सकते हैं पर हम लोग नहीं समझ सकते, तो वो हमारे लिए बड़ा आसान करके बोलते हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। डॉक्टर फराज अहमद वाजिदी साहब, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम कैसे हैं सलाम, आप? अल्लाह का शुक्र। सर्दी इंजॉय हो रही है? बिल्कुल हो रही है भाई सर्दी। सर्दी कैसी, मतलब इस बार कराची के मौसम पे अगर बात करें तो ये किस तरह से, कैसी ठंड आई है भाई कराची देखिए, में? जितना मुझे याद है कि अभी जो वीक गुजर रहा है, हाँ। मेरे ख्याल से इतना कोई ऐसी सर्दी की लहर मैंने पहले शायद नहीं देखी। तो थोड़ा सा एंजॉय भी करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप कंबल ओढ़ के निकले। हाँ। सर्दी का मतलब, क्योंकि हमारे पास यही कोई 2 हफ्ते 1.5 हफ्ता थोड़ा सर्दी सा का आता एक टाइम। एक पैच आता है बस। हाँ। तो मेरे ख्याल से उसको थोड़ा एंजॉय करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए। तो आप लोग डरते हैं कि सर्दी है और ये फ्लू हो जाएगा, वो तो वैसे भी होना है। हाँ। तो थोड़ा उसको एंजॉय करें, अपना ईट आउट करें। पाए आपने रात को खाए कि नहीं मैंने खाए? तो बिल्कुल खाए और आज लेने भी हैं। आज हाँ, फिर लेने हैं। फिर चले आपके घर तो गैस आ रही होगी, हमारे घर गैस नहीं आ रही, हमने पाए नहीं खाए भाई इस सर्दी में। बाहर से मंगवा के मुझे अच्छा नहीं लगता खाना, घर नहीं के नहीं, खाने की वो एक घर अलग की बात अलग होती बात है। है। हाँ, अच्छा जी, चले हम सबसे पहले कराची पे बात करते हैं। कराची का मेयर कौन बनेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल हो गया, आवाम बड़ी परेशान होगी, कुछ सामने नहीं आ रहा। अजीब सी एक कश्मकश है, क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखिए, कराची का मेयर तो इस वक्त जो इलेक्शन रिज़ल्ट है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी वाज़ेह अक्सरियत ली है और जमात इस्लामी भी उसके करीब करीब है। काम भी बहुत किया जमात इस्लामी ने अपने इलेक्शन कैंपेन के हवाले से, मसाइल के हवाले से वो भी संजीदा हैं, पीपल्स पार्टी भी संजीदा है। आजकल हम देख रहे हैं कराची में काफ़ी तरक्याती काम हो रहे हैं और होने चाहिए, क्योंकि एक बड़ा शहर है, पूरे पाकिस्तान को एक बड़ा रेवेन्यू देता है और अगर यहीं के लोग मसाइल का शिकार होंगे तो फिर कैसे आगे चलेगा। और इस वक्त ये ज़रूरी नहीं है कि दोबारा इलेक्शन हो, इस वक्त ज़रूरी ये है कि जल्द से जल्द मेयर का इंतखाब होना चाहिए। और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी ये मिलकर हुकूमत बनाएंगे तो बतौर मैं अगर कराची का शहरी होने की हैसियत से आपसे बात करूं तो मैं समझता हूं वो बेहतर काम कर सकते हैं बनिस्बत इसके कि जमात इस्लामी PTI के साथ जाए या किसी और के साथ जाए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी, ये उम्मीद और तो नहीं है कि इलेक्शन फिर से होंगे। देखें मतलब इलेक्शन एक मजाक नहीं है ना, करोड़ों की पर आबादी का। पर आपको एक सच बात बताऊं, ये मजाक ही लगता है इन लोगों को, लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से हर चीज हो रही है ना तो वो ये समझते हैं कि बड़ी आसान है ये चीज। यानी पता है इलेक्शन के पीछे कितनी सारी चीजें जी होती जी हैं, जी आप जी कितना नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, आप क्या, बिल्कुल। ये चीज होनी नहीं चाहिए वैसे। देखिए पर ना, अब इलेक्शन ये हो गए ना पाकिस्तान है, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ। हाँ। तो अब इनको चाहिए कि मेयर और टाउन के चेयरमैन वो जल्द से जल्द अपनी सीट्स पे बैठें ताकि वो आवाम को डिलीवर कर सके ना। अब ये जो टाइम ज़ाया हो रहा है, चले हम वफाक की तो खैर बात ही नहीं करते, तो कराची में कम से कम अब जल्द से जल्द मेयर की हो जानी चाहिए सिलेक्शन ताकि वो डिलीवर कर सके, क्योंकि अब ज़रूरत है इसकी।
ठीक है जी। मैं ज़रा चाय, सर्दी मुझे ज़्यादा लग रही थी, मैंने कहा साथ साथ चाय भी पी लो। अच्छा, अब आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, बात यह है कि सिकंदर साहब ने बड़ा अच्छा जवाब दिया है इसका। देखिए, बात यह है कि मेयर की पोजीशन इनको जल्द अज जल्द डिक्लेयर करनी चाहिए, क्योंकि कराची जिस खस्ता हालत से गुजर रहा है, इसको एक बहुत पावरफुल गवर्नेंस की ज़रूरत है। अच्छा, अब देखें, पॉलिटिकल हमारे यहाँ जो चेंजेस आ रही हैं वो डे बाय डे डेवलप हो रही हैं, ठीक है ना। अब अभी जो जीती हुई पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पीटीआई है और जमात इस्लामी है। इन तीनों में से ऐसी सिचुएशन बन गई है कि किसी ना किसी एक के साथ कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, ज़रूरी हो गया, ठीक है ना, क्योंकि उस कोलैबोरेशन के बगैर आपकी नंबर ऑफ सीट्स मेजॉरिटी में नहीं आएंगी और वो मेयर नहीं बन पाएगा। अब ये डिसाइड करना कि कौन किसके साथ जाए, ये हर पार्टी के अपने इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। इस पे मैं तजिया करूं या सिकंदर साहब करें, ये बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन एक अंदाज़ा जो लगाया जा सकता है, जो सियासी रुख दिख रहा है वो ऐसा दिख रहा है कि जमात इस्लामी और पीटीआई की कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। लेकिन कराची के हिसाब से बेहतरी ये है जो सिकंदर साहब की बात है। हाँ। क्योंकि देखें, जो आपकी गवर्नमेंट है, जब तक आपकी गवर्नमेंट आपके मेयर को सपोर्ट नहीं करेगी, आप उस इंफ्रास्ट्रक्चर में काम ही नहीं कर सकते। बिल्कुल। जब आपके पास कैपिटल ही नहीं होगा, आपको सपोर्ट ही नहीं होगी, आपकी पॉलिसीज आपकी गवर्नमेंटल पॉलिसीज के साथ अलाइन नहीं होंगी, आप कैसे उस इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करेंगे? ठीक है ना। ये चीज़ें आपको शायद अभी बड़ी रफ बातें लग रही हैं, लेकिन प्रैक्टिकल वैल्यूज में अगर जमात इस्लामी कराची को बेहतरी की तरफ ले जाना चाहता है तो मेरे ख्याल से वो उस तरफ फिर देखिए, मुझे कोई डाउट नहीं है कि जमात इस्लामी वो बिल्कुल लेके जाएगा। हाँ। हाफिज नईम साहब की इंटेंशन बहुत पॉजिटिव है कराची के लिए, और इस दफ़ा कराची वालों ने उनको बहुत सपोर्ट भी किया है उन्हीं की नीयत को देख के। लेकिन कुछ कोलैबोरेशन ऐसी है कि आप जिस जगह रहते हैं ना, तो वो कोलैबोरेशन करना ज़रूरी है। आप उसके बगैर चल नहीं सकते। सियासत इसी का नाम है। सियासत इसी का नाम है। हाँ। तो इसमें इस रोल को कुछ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बना करके कुछ अच्छी पॉलिसीज जॉइंटली साइन करके काम किया जा सकता है। ऐसा नहीं, देखें, दुनिया में नामुमकिन तो कोई लफ्ज़ ही नहीं है, कोई नहीं। अच्छा, और सियासत में कोई चीज़ हतमी नहीं है, कहीं पे भी चेंजेस आ जाते हैं। जब इंटरेस्ट, मैं कहता हूँ आप 50 दफ़ा चेंजेस लाएं, कोई बात नहीं है, लेकिन वो चेंज लाएं जो आवाम के इंटरेस्ट में हो। अभी आपकी आवाम, मैं किसी दूसरे की बात नहीं, मैं और आप रोले में, अभी आते हुए मुझे कितनी परेशानी उठानी पड़ी, आपको कितनी परेशानी उठानी पड़ी, सिकंदर साहब को कितनी उठानी पड़ी, वी नो दैट, ठीक है। तो अब इसका कोई ऐसा लाएअमल इन गवर्नमेंट को चाहिए, नहीं तो फेडरल गवर्नमेंट की इसमें सपोर्ट होनी चाहिए, थोड़ा सा पार्टिसिपेशन, हम थोड़ा सा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी एक रोल प्ले होना चाहिए, ताकि उसमें थोड़ी सी गवर्नेंस और स्ट्रिक्टनेस आनी चाहिए। वो लोग आए जो काम करें, क्योंकि अब काम के बगैर जो है, अब कराची की आवाम जो है थोड़ी सी, मैं देख रहा हूँ कि अब उखड़ रही है, ठीक है ना। वो उखड़ यूँ रही है कि उसकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही, ना उनके बच्चे सुकून से हैं, ना वो खुद सुकून से हैं, ना उनके हारी मुहारी सुकून से हैं। तो जब तक आप लोगों को कुछ फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो लोग आपको वोट नहीं देंगे। अभी आप देखें, जो मेरा अंदाज़ा था, लोग कहते हैं कि 20 से 25% लोगों ने वोट पड़ा, तो बड़ी आसानी से सब कह रहे हैं 25% वोट पड़े। मेरा सवाल ये, वो 75% वोट क्यों नहीं पड़े? ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना। वो सवाल का जवाब ये है कि वो इसलिए 75% वोट नहीं पड़े कि लोगों ने कहा यार हमने सबको देख लिया, हमारे फायदे में तो कोई चीज़ नहीं हुई, तो हम अपना संडे क्यों खराब करें। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही। मतलब हम संडे क्यों खराब करें, लोग नहीं निकले। लेकिन अब आप कुछ कारकर्दगी करेंगे, ये तो सारी तंजीमों के लिए एक बहुत बड़ा मार्क आ गया कि लोगों ने, ये नहीं कि हम छोटे 200-400 वोट लेके जीत रहे हैं, लेकिन आप देखें कितना बड़ा एक मार्क आ गया है कि लोग किसी को पसंद ही नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। उम्मीद खत्म हो गई ना कि कोई काम करेगा, उन्हें लगता है कोई काम नहीं करेगा। अब इन पॉलिटिकल पार्टीज को, अपनी पार्टीज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आवाम के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जब तक ये कुछ करेंगे नहीं, लोग इनकी तरफ मुतवज्जा नहीं होंगे। जो अब ये मेरी बात नहीं, ये अभी ट्रेंड दिख रहा है, और इस ट्रेंड का एविडेंस ही यही है कि 25% और 75%, बड़ा फर्क, ये बहुत बड़ा एक, चलो 50-50 भी होता तो मान लेते, फिर भी बंदा सोचता चले 50-50। तो ये तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज को सर जोड़ के आपस में, देखें,
जाती इख्तलाफात हर जगह होते हैं, मेरे आपके भी हो सकते हैं, ठीक है, किसी बात पे जाती इख्तलाफ, लेकिन जाती इख्तलाफात में अगर हम सिकंदर साहब के लिए कोई नुकसानदा बात कर दें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप जाती इख्तलाफात रखें, अपने नज़रियात पे काम करें, लेकिन देखिए पॉलिटिकल पार्टी, दुनिया की पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उनका नज़रिया क्या होता है? हाँ। उनका नज़रिया ये होता है कि सिर्फ अपनी आवाम को, अपने मुल्क की आवाम को या उस मुल्क की रियाया को सपोर्ट करना, फैसिलिटेट करना और उसको एक सही ज़िंदगी गुजारने का लाएअमल देना। बिल्कुल। अब चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का आप देख लें, तो जब तक ये सारी पार्टीज एक साथ होके और जब तक आवाम के लिए बेहतरी के लिए काम नहीं करेंगे, यानी कि उन्हें रिहाइश दें, उन्हें पानी दें, उन्हें बिजली दें, और अभी गैस का बहरान चल रहा है, गैस दें, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोडों पे हम टैक्स भी दे रहे हैं गाड़ियों का और हमारे पास रोड नहीं है। हर गाड़ी आप उठा लें, अभी 1000 सीसी से लेके कोई 1800 सीसी तक की गाड़ियों का जो टैक्स है वो कोई 25,000 से शुरू हो रहा है और 2-2 लाख रुपए तक जा रहा है। और इस तरीके से टैक्स लोग दे रहे हैं, क्योंकि देखें लोग हमारे, मेरा नज़रिया थोड़ा सा डिफरेंट है। लोग कह रहे हैं मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है, मैंने मान लिया, लेकिन लोग कहते हैं कि यार ये आवाम गरीब है, ये मैं नहीं मानता। नहीं, आवाम पैसा बहुत है हमारे पास, बहुत, इतना पैसा है कि अभी आप किसी रात को हुसैनाबाद चले जाएं, आपको अंदाजा हो जाएगा। मैं गई हूँ बहुत बार, मुझे अंदाजा मतलब जो एक बिहारी कबाब की प्लेट आधे पाव की घर में जो है वो 200 रुपए की बन सकती है, लोग 1200 रुपए में जाके खा रहे हैं, मजे से खा रहे हैं। एक रोटी आप जाएं दूसरे बाहर, अगर हाईवे के रेस्टोरेंट की साइड जाएं तो 100 रुपए की सिर्फ रोटी दे रहे हैं और लोग मजे से खा रहे हैं। पैसा है तो खा रहे हैं ना, उसमें मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हैं। क्या ख्याल है वो भी ठीक तो है, मैं उस बात को तो मैं मानता ही नहीं हूँ कि हमारे पास पैसा नहीं है। हमसे ज्यादा अमीर कौम तो मेरे ख्याल से मेरी नजर में नहीं आई। हाँ। कि जो अमीर है हुकूमत की तरफ अगर आप देखें, हुकूमत गरीब है या अमीर है, हाँ। ये उसकी स्ट्रेटेजी है। इसमें हमारा आपका, मेरे बोलने से भी कुछ नहीं होगा, मेरे सुनने से भी कुछ नहीं होगा। अगर हुकूमत ने आवाम की माननी होती तो क्या आज हम इस हाल में होते? मैं हुकूमत पे तो कमेंट करता ही नहीं हूँ। उसकी वजह यह है कि जो चीज़ मेरे पावर से बाहर है उसको मुझे बोल के क्या फ़ायदा। हम वो बोलते हैं, आवाम की बात करते हैं। आवाम के वसाइल अगर आप दे सकते हैं तो ये आवाम आपको सपोर्ट करेगी। अगर आप उसकी चीज़ें पूरी नहीं करेंगे तो ये आवाम किसी को सपोर्ट नहीं करेगी। देखें, किसी एक को टारगेट करके कोई फ़ायदा नहीं। देखें, मैंने अभी एक प्रोग्राम में भी था तो मैंने उसमें यही कहा था, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या उनकी जितनी भी स्ट्रेटेजी है, कोई 70 सालों से 19 और 20 का फ़र्क है, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो उसमें अब ये है कि लोग किस हिसाब से चाहते हैं और किस हिसाब से हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो, अब नए इलेक्शन हुए हैं, नए नए चेहरे आएंगे, वो किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस शो करते हैं, जो कि ये परफॉर्मेंस शो करना बहुत ज़रूरी है। डिफ़ॉल्ट का जहाँ तक मुल्क का है, इसका देखें, लोग कह रहे हैं, मुझे तो ऐसा कोई आइडिया नहीं है, ठीक है ना। हाँ, ये सुनते ही आ रहे हैं। ये एक देखें, एक जो जिस तरह से सोशल मीडिया पे लोग, मुझे बहुत बुरा लगता है कि किसी चीज़ की नॉलेज ही नहीं होती है लोगों को। यहाँ से एक बात सुनी और सोशल मीडिया पे वो स्टार्ट हो गया, और जो नाजुक दिल के लोग हैं वो पढ़ते ही परेशान है। ओह अच्छा, अब ये होने वाला है, अच्छा अब ये होने वाला है, ये हो चुका है, अब ये होने जा रहा है, अच्छा जी दालें सिर्फ 15 दिन की रही है, फिर ये हो जाएगा। यार मतलब क्या है, आप लोगों को किसने आगे बात की है, आपने किससे ये सुनी है? मतलब बात तो वो करें ना जिसमें कोई सच्चाई है, क्या कहना चाहिए, वेरीफाई तो करें उसको। हाँ, exactly। आप वेरीफाई करते नहीं हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, मेरा नज़रिया थोड़ा सा डिफरेंट है। लोग हर वक्त हुकूमत पे क्रिटिसाइज करते हैं, मैं नहीं करता। हुकूमत क्या करेगी, एक अपना काम कर रही है, अपनी पॉलिसी पे काम कर रही है। हुकूमत को तो छोड़ें, हम आवाम बहुत ख़राब है। बिल्कुल। हमारी आवाम में अगर आप देखें, अभी मैं एक दिन सब्जी मंडी गया तो वहाँ से आलू 25 रुपए किलो मिल रहे हैं, यहाँ पे वो 80 रुपए किलो बेच रहा है। हाँ, तो गाजर वहाँ 20 रुपए किलो बेच रही है, यहाँ पे 80-90 रुपए गाजर बेच रहा है। हर आदमी जिसको जहाँ मौका मिल रहा है वो वहाँ चोरी कर रहा है, जिस हिसाब से कर रहा है। तो हुकूमत ऐसी आवाम के साथ, ये एक आदमी नहीं, ये हर आदमी की यही स्टोरी है। कोई अपने काम से मुखलिस नहीं है, कोई इस मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं सोच रहा। कल 2 वीडियोस मेरे पास आई, उसमें गुलशन में वो कोई नशई था,
वो तोड़ तोड़ के तार निकाल रहा है, आवाम देख रही है, कोई कुछ बोल नहीं रहा, वो तार निकाल के पूरी वीडियो में काट के ले गया, दूसरा आगे से काट रहा है, वो वीडियो बना रहा है, मना कर रहा है, वो कह रहा है जाओ जिसको बोल दो। ओन नहीं कर रहे, ओन नहीं कर रहे। ये आपका जो उसी की सेकंड वीडियो आई, वो जो नहीं अंडरपास क्लिफ्टन वाला, उसके सरिये काट काट के साइडों से तोड़ रहा है, कोई मतला नहीं। तो मतला ये मतलब हम लोग वीडियो जरूर बनाएंगे बस, पर हम लेकिन ओन नहीं कर रहे हैं, ओन नहीं कर रहे। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे, जिस तरह से देखिए डिफ़ॉल्ट वगैरह की बातें आवाम खुद से तो कर नहीं रही ना। बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स, मैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ कि आप कम से कम फैक्ट्स को देख के बात करें। अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा है तो आप हुकूमत को मशवरा दें। आप खुद सियासी कायदीन हैं, वफाक में बैठ चुके हैं, या कहीं ना कहीं आप लोग हुकूमतें कर रहे हैं। पीटीआई अभी हुकूमत से बाहर गई है, तो डिफ़ॉल्ट अगर मुल्क कर रहा है तो आप मौजूदा हुकूमत के साथ बैठें, आप उन्हें मशवरा दें, ताकि मुल्क डिफ़ॉल्ट करने के बजाय खुशहाली की तरफ जाए। देखें, इसमें यह अभी आप बात कर रहे थे कि आवाम के पास बहुत कुछ है, होगा, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका बहुत परेशान है। आने वाले दिनों में, अब जैसे कल भी डार साहब टीवी पर बैठ के बता रहे थे कि डॉलर ऊपर जाएगा, मिफ्ता इस्माइल साहब डरा रहे हैं कि ऊपर जाएगा, दिन ब दिन इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, डॉलर ऊपर जाए या ना जाए, हम एक ज़रई मुल्क हैं, कम से कम जो ज़रई अजनास हैं उन्हें तो हुकूमत कंट्रोल करे। वो तो हमारे अपने मुल्क की पैदावार है। आप चावल ले लें, गंदम ले लें और दूसरी सब्जियां दालें ले लें, उस पर भी हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो मतलब ये है, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो अपना काम नहीं कर रही। हम सारा वज़न हुकूमतों पर तो डाल देते हैं। हमारे असिस्टेंट कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, क्या उनका ये फ़र्ज़ नहीं बनता? अभी वाजिदी साहब फरमा रहे हैं कि सब्ज़ी मंडी वो गए, वहाँ 25 रुपए का आलू था और मोहल्ले में वो 80 रुपए मिल रहा था। अब ये किसका काम है? अब ये वज़ीर आला का काम नहीं है सिंध के कि वो जाए आलू मंडी और उसको देखे। ये सारी चीजें देखिए, तो असिस्टेंट कमिश्नर का काम है, कमिश्नर कराची का काम है, वो कम से कम अपनी ड्यूटी तो करें ना। अब वो अपनी ड्यूटी ना करें, और हम जो है ना, मतलब हम आवाम है, बेशक हम पॉलिटिकल लोग हैं, लेकिन हैं तो हम इस आवाम से, हम भी इसी महंगाई को फेस कर रहे हैं। तो कम से कम हम आवाम को ये बात समझनी चाहिए कि हर चीज़ का जिम्मेदार वज़ीर आला और वज़ीर आज़म नहीं होता। ये जो हमारे टैक्स के पैसों से तनख्वाहें ले रहे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हों, डिप्टी कमिश्नर हों, उन्हें अपना काम करना चाहिए। वो निकलें बाहर, अपने ऑफिस से बाहर निकलें, देखें रेट लिस्ट सरकारी क्या है और किस नर्ख पे वो चीज़ फ़रोख्त हो रही है, आवाम तक जा रही है। इसीलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि बहुत ज़रूरी है जल्द से जल्द, जैसे कराची के इलेक्शन हो चुके हैं, मेयर का इंतखाब हो, आगे जनरल इलेक्शन है या सूबाई इलेक्शन है, उस तरफ जाया जाए ताकि स्टेबिलिटी आए। लोग बहुत परेशान हैं। तो ये जब तक नहीं होगा ना जी, ये चामागुइयाँ भी चलती रहेंगी, इसी तरह की बातें भी आती रहेंगी कि महंगाई हो रही है, डॉलर ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। अगर महंगाई देखी जाए तो दुनिया भर में ही महंगाई है, मतलब दुनिया भर में, बिल्कुल। तो फिर हम मैं एक पॉजिटिव बात करना चाहती हूँ कि अपनी आवाम के लिए भी, कि अगर हम लोग ये बोलते हैं यहाँ इतनी महंगाई है, यहाँ इतनी महंगाई है, तो दुनिया भर में महंगाई हुई है। अच्छा, लेकिन कोरोना के बाद दुनिया भर में, अच्छा यहाँ पे ये है कि वहाँ अगर महंगाई हुई है तो उस हिसाब से सारा सिस्टम भी बना है ना। यहाँ पे अगर महंगाई हुई है तो मेरे उसे एक मजदूर की अगर 20,000 महीने की या रोज की अगर 1,000 रुपया उसकी दिहाड़ी थी तो वही है, उसके पास सैलानी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये यहाँ पे ये जो है ना, ये अच्छी चीज नहीं है कि जब महंगाई होती है तो उसके साथ चीजें नहीं बेहतर करते ये लोग, कि सिस्टम उसी तरह से बना। अब ये तो यही तो हमारी हुकूमती सतह पे नाकामियाँ हैं कि हम महंगाई, ठीक है महंगाई दुनिया में हुई, कोविड आया, उसके बाद इंडस्ट्री, हर चीज़ नीचे आई, उससे महंगाई तो आनी थी, वो आ गई। लेकिन दुनिया के दूसरे ममालिक जिस तरह उस महंगाई से लड़ रहे हैं, आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, आप क्यों नहीं दे रहे? देखें, इस वक्त हमारे मुल्क को माहिर टैक्स लगाने के माहिर की ज़रूरत नहीं है, हमें उस माहिर की ज़रूरत है जो मुआइशत को उठाने की बात करे। क्योंकि टैक्स आप तब लगाएंगे ना जब आवाम की जेब में कुछ होगा। जब आवाम की जेब में कुछ जा ही नहीं रहा, आप टैक्स पे टैक्स लगाते रहें। जब मैं टैक्स दे नहीं सकूंगा, आप लगा लें टैक्स, मैं कैसे पे करूंगा? बिल्कुल ऐसे। तो बराए मेहरबानी टैक्स के माहिर ना लाएं, हम पे माहिर मुआशियात लेकर आएं जो इकॉनमी ग्रो कर सकें। अभी कुछ दोस्त जो हमारे इंडस्ट्रीज में जॉब्स करते हैं या उससे वाबस्ता हैं, वो मुसलसल अक्टूबर से कह रहे हैं कि हम लोगों को निकाल रहे हैं। इसमें मैं आपसे डिटेल में जवाब लूंगी, आपने याद रखना है, क्योंकि मैं ब्रेक पे जाते ही सब कुछ भूल जाती हूँ तो आपने नहीं भूलना। लेते एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
दिन रात तो बस वो। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद अनीशा। आपके जाने बातें सिलसिला जहाँ से रुका था वहीं से शुरू करते हैं। आप बात कर रहे थे और ब्रेक बीच में आगे, जो कि लाजमी है क्योंकि ब्रेकें आती रहती हैं तो हमारी भी सैलरी आती रहती है। तो बस देखें यही बात है कि हुकूमत को, जैसे हम कोविड और तमाम दुनिया की बात कर रहे थे कि इकॉनमी दुनिया में ऐसे हालात हैं, लेकिन उनकी हुकूमतें उसके साथ साथ आवाम के लिए कुछ कर रही हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर हम हुकूमती एहलकार जो वफाक की बात कर रहा हूँ मैं, उनको देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और इसी चक्कर में पड़े हैं। भाई ठीक है, इमरान खान को आप छोड़िए। अच्छा, इस चक्कर में डाला किसने? ये डाला भी तो इमरान खान ने। सर ये वाला ट्रेंड भी तो इमरान खान ने ही देखिए चलाया है। मैडम, डाला है, ठीक है डाला है, मतलब लेकिन आप तो देखिए, उसके वतीरे पे ना चलें। आप अगर हुकूमत में आए हैं तो अवाम के लिए काम करने आए, ना कि हर जलसे में जाके आप किसी को चोर कहें। हटा दिया ना। मेरी कोई पार्टी फेवरेट नहीं है, यहाँ जब मैं बैठी हूँ तो कोई भी नहीं है, पर मैं एक बात हक सच कर रही हूँ कि आप अवाम के लिए काम करने आए ना। 3.5 साल आप घसीटते ही रहे हैं लोगों जी, को, बिला वजह तो की चीजों में पड़े रहे फिर क्या काम हुआ? हट गया। हाँ, फिर कोई काम नहीं हुआ। फिर उसके बाद जैसे ही आप गए हो और उसके बाद फिर पता चला मुल्क कहाँ है। अब मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि अब जब साल होने को है ना तकरीबन इस गवर्नमेंट को, तो शहबाज शरीफ साहब अब इस साल में उन्होंने क्या किया सिवाय इसके कि हम देखें हमारे पास अचीवमेंट क्या है कि हमें भीख मिल गई, जबकि हमारी अचीवमेंट ये होनी चाहिए कि स्टील मिल दोबारा से खड़ी कर रहे हैं। अचीवमेंट ये होनी चाहिए पीआईए दोबारा से खड़ी कर रहे हैं, लेकिन उनकी अचीवमेंट है सऊदी अरब से बेल आउट पैकेज मिल जाए, आईएमएफ आ जाए। तो जब हम भीख मिलने पर खुशी का इजहार करें और भीख मिलना कैसे है उसी पर सारी रुझान लगा देंगे तो मुल्क कैसे चलेगा? आप रुझान लगाइए स्टील मिल उठाने पे, आप अपनी सारी तवानाइयाँ लगाइए पीआईए उठाने पे, ताकि जो वहाँ से आप लोग निकाल रहे हैं, जो लोग बेरोजगार हो रहे हैं, उनको तो कम से कम रोजगार मिले। इकॉनमी उठाएं, भीख की तरफ ना जाएं, इकॉनमी उठाएं, जो कुछ है उस पर चलना सीखें। जी, मैं आप क्या कहना चाहिए? मैं यासिर साहब की बात का जवाब दूं। देखें, बात ये है कि हमारे यहाँ इकॉनमी जो थी अभी मुल्क के कोई, हमारी इकॉनमी अभी ये सारे इंसिडेंट से पहले 24वें नंबर पे थी और अब 47वें नंबर पे आ गई है। ठीक है, तो इसकी वजह क्या है? चले मैंने मान लिया टू सम एक्सटेंट और आवाम तो है ही, लेकिन हमारे यहाँ उस इकॉनमी को सस्टेन करने की क्या पॉलिसी? देखिए, डिजास्टर दुनिया में आते हैं, जी बिल्कुल आते हैं। मेरे आपके हालात, सबके हालात जिंदगी भर एक जैसे नहीं रहते। घरों में अप डाउन्स भी आते हैं, कभी आपके पास ज्यादा पैसे आ जाते हैं, कभी आपके पास पेट्रोल डालने के पैसे नहीं होते। देखिए, हम उस तबके से किसी बिजनेस कम्युनिटी से तो ताल्लुक नहीं रखते ना। तो बात यह है कि उसके लिए आपकी उसको सस्टेन करने के लिए क्या पॉलिसीज हैं? दुनिया की जो पॉलिसीज हैं वो जो उनकी इकॉनमी जिन सेक्टर्स पे जिन पॉलिसीज पे बेस करती है, वो कहते हैं सियासत अलग वो अलग। हमारे यहाँ बिजनेस और सियासत एक हो गया। हर बिजनेसमैन के पीछे, एक बड़ा बिजनेसमैन है ना, तो उसके पीछे 5 पॉलिटिशियंस उसके साथ अटैच। हर पॉलिटिशियन के पीछे 5 बिजनेसमैन जुड़े हुए हैं जो उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। जुड़े हुए, ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन चल रहा है, इसी से मुल्क चल रहा है। अब आप अगर यहाँ से जाइए, अभी हम छोटी सी कराची की बात करते हैं, कराची में पैर रखने को जगह नहीं है। बिल्कुल ठीक है ना, जितनी मल्टीनेशनल जितनी कंपनीज है, सिर्फ कराची में क्या, कराची की ज़मीन के अलावा कराची से आगे ज़मीन ख़त्म हो गई। आपने इस इंफ्रास्ट्रक्चर को, हम ये नहीं कहते कि कराची कोई नहीं आ सकता, पूरा पाकिस्तान का कराची है, मैं तो कह रहा हूँ कि कराची से, लेकिन लोग अपने गांव को, देहातों को छोड़ के हज़ार किलोमीटर दूर आके काम कर रहे हैं, बीवी बच्चों से दूर। अगर यही इकॉनमी को आप थोड़ा सा डिवाइड करें और हर सूबों में जो ये प्लांट्स हैं, ये पावर प्लांट्स हैं, ये आपके टेक्सटाइल सेक्टर है, अगर आप इसको एक्सपेंड करें तो लोगों को वहाँ रोजगार भी मिलता रहेगा। फैसलाबाद है, बड़ा अच्छा, सरगोदा है, मुल्तान है, उनका नहीं, उनमें बड़ा अच्छा सेक्टर है, सेक्टर इंडस्ट्री का। फैसलाबाद बहुत ऊपर है नहीं, लेकिन आज वो गिर रहा है ना, आज वो भी गिर रहा है। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट आपकी ओवरऑल गिर रही है, एक्सपोर्ट तो रही, लेकिन उसकी वजह क्या है? जब आपकी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो जाती है, मुल्क को डिफॉल्ट के खतरे हो जाते हैं, या आपकी मुल्क के खिलाफ आप बातें करना खुद शुरू हो जाते हैं, तो दूसरा इन्वेस्टर डर जाता है। सबसे अहम बात मैं अभी कोई बोलूं, किसी प्रोग्राम में मैं जाऊं, मुझे एक प्रोग्राम में किसी ने कहा, उसने कहा यार वो एंकर थोड़ा सा बदतमीजी कर देती है, तो मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा।
इस चैनल का तो नहीं था। नहीं 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 मैंने कहा यार मुझे फोन नहीं करना, मेरे पास बड़ा खराब फीडबैक है। हाँ। क्योंकि आप मीडिया पे अगर आप एक दफा गंदे हो जाए ना, बिल्कुल, फिर आप कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। बिल्कुल ऐसे मैं सिर्फ आपके यूँ आ जाता हूँ कि हमारी एक अच्छी इंटरेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर जब अब हमारे यहाँ क्या है, पॉलिटिशियंस को ये बात समझनी चाहिए, सिर्फ एक दूसरे की बुराइयां, एक आप जितनी भी एक दूसरे के ऊपर तोहमतें लगाएंगे, करप्शन तो पाकिस्तान के नाम से ही हाईलाइट होगी ना। बिल्कुल। उससे क्या होता है, आपकी दुनिया के लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाता है। लोगों ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ ना होने के बराबर कर दिया। लोग जा रहे हैं, हमारे इन्वेस्टर जा रहे हैं। आपके डॉलर का जो क्राइसिस है क्यों है, पहले फॉरेक्स मार्केट में, स्टॉक मार्केट में गोरों की इन्वेस्टमेंट बहुत थी, आज गोरा यहाँ इन्वेस्ट ही नहीं करता। आपकी मार्केट खराब हो गई है। स्टॉक मार्केट में जो काम होता है उसमें क्या होता है, वो रिंगबाजी होती है। वो रिंगबाजी क्या होती है, एक हाइप क्रिएट की, लोगों ने पैसा लगाया, खुद निकाल के निकल गया, आवाम रो रही है। हाँ। हमने तो आवाम को फायदा पहुंचाने वाला कोई काम ही नहीं किया, हमने उसमें नुकसान पहुंचाने वाले काम किए। हमने दिमागी नुकसान की तरफ लगाया। हम वो माशाल्लाह अकल कुल कौम है जो सबसे पहले अपने आप को बुरा बोलती है। जब हम आप ही को बुरा बोल देंगे तो आपके पास कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। आपने तो अपने दरवाजे बंद कर दिया। अभी जो 4-5 साल से जो सियासी हालात है उसमें यह है कि आवाम के लिए काम नहीं हो रहा, सिर्फ एक दूसरे पे तोहमत है। भाई आपके अपने जो भी मामलात हैं वो आप ऑन एयर तो उसको डिस्कस ना करें ना, आप इन पर्सन में मतलब एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं, वो सियासत के ऊपर तो ध्यान ही नहीं है ना, वहाँ पे तो ध्यान ही नहीं है। करना क्या है, कोई नई पॉलिसी XYZ कुछ भी। मैं कभी-कभी मिस्टर बीन देख लेता हूँ, हाँ, वो बजाय वो न्यूज चैनल देखने के। आपने मिस्टर बीन की एक एपिसोड देखी है जिसमें एक बुजुर्ग जो है सीढ़ी से उतर रहा होता है, एक पीछे होता है मिस्टर बीन बीच में, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, वो कितना अच्छा। अभी इस टाइम हमारी कुछ सूरत हाल इस तरह से कि आवाम बीच में फंस गई है, आगे भी बुजुर्ग और पीछे भी बुजुर्ग ना वो आगे जा सक रहे हैं ना तो पीछे। बजाय एक दूसरे पे तोहमतें लगाएं, इल्जाम लगाएं, जो हो गया। देखिए हमारे यहाँ रिकवरी चैनल तो चलता ही नहीं है ना। हाँ बिल्कुल। हमारे यहाँ कोई आज तक जितने भी देख लें आप, जितने जो भी इल्जाम लगे, रिकवर किसी से कुछ नहीं हुआ मेरी नजर में। क्या हाल है? पॉलिसी नहीं है ना भाई साहब उस पे, तो उस पर यही तो मैं कह रहा हूँ, सस्टेन करने के लिए पॉलिसी होती है ना। अगर कोई जैसे चाइना में ये है, वहाँ पे करप्शन पे एक निज़ाम है, हमारे यहाँ कोई निज़ाम नहीं। हमारे आओ करो भाग जाओ, बस तोहमतें लगाओ, उसके बाद पाकिस्तान से बाहर भाग जाओ। यही रिजीम कोई पिछले 40 साल से चल रहा है। पर अब मेरा ये सवाल है कि मतलब एक आम आवाम की तरह मैं भी एक बात करना चाहूँगी कि मैं भी यही इन्हीं का हिस्सा हूँ ना। तो अब मुझे बताएं, मुझे तो सियासतदानों से, किसी से भी, किसी पार्टी के भी किसी भी बंदे से कोई उम्मीद नहीं है। आम आवाम अपने मुल्क को अब किस तरह से बचा सकती है, अगर उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें? देखें, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। हमारे पास 2 किस्म की आवाम है। एक आवाम बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी और समझदार है, और एक आवाम एकदम वो लकीर की फ़कीर है। बिल्कुल, जो आप डायरेक्शन दोगे उस पर जाती रहेगी। उसके बारे में तो मैं कोई कमेंट नहीं दे सकता। बिल्कुल। लेकिन जो पढ़ी लिखी आवाम है, आज वो आवाम, या मैं खुद अपने लिए बात करूं तो हमें अगले 10 साल बड़े ख़राब दिख रहे हैं। ठीक है ना? ठीक है। और इस 10 सालों में आपको कोई ना कोई एक नया स्टेप लेना पड़ेगा। और वो नया स्टेप क्या है आपको पता है? अभी बहुत तादाद में जो पढ़े लिखे हमारे या डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो यहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं। आपकी जो टैलेंटेड क्रीम टीम है ना, वो पाकिस्तान छोड़ के जा रही है। मैं खुद भी यही सोच रहा हूँ कि भाई मैंने तो गुजार ली, मेरे बच्चे क्या करेंगे? इनको तो नौकरियां भी नहीं मिलेंगी। मैं खुद अभी 1 हफ्ते से यही सोच रहा हूँ कि यार ये हालात तो दिन ब दिन, मतलब मैंने इसको यूं कभी नहीं देखा। डे बाय डे आज हम इस मुकाम पे आ गए कि ऐसी बातें सुनने में आ रही हैं। तो वो तबका तो ये करेगा, लेकिन बाकी जो तबका है उसको बहुत सोचने की ज़रूरत है, क्या करेगा। इनकी बात यासिर साहब की कि जब पैसा ही नहीं होगा तो टैक्स कहाँ से देंगे? खाली टैक्स से आप कितना कमा लेंगे? आप लोगों को बेरोजगार करके कितना रोक लेंगे? पाँव पे खड़ा करना पड़ेगा। बेसिक तो ये है कि आप उसके लिए उसके पाँव पे खड़े करें। आप एनर्जी पावर प्लांट लगाएं, आप टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लगाएं, आप पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज लगाएं, आप फूड इंडस्ट्री लगाएं। जब आप रोज़गार देंगे तो कमाएंगे भी और उसको एक्सपोर्ट करें। पाकिस्तान में, अमेरिका में था तो एक वहाँ पे एक बड़ा मॉल है, नाम नहीं लूँगा मैं,
तो उसमें कोई आधी चीजें पाकिस्तानी ब्रांड की लिखी हुई थी। वहां से एक शर्ट मैंने खरीदी, जब वो तो ऐसे दिखती हुई ले ली, लेकिन जब जाके उसका टैग देखा तो मेड इन पाकिस्तान। तो हमारी एक्सपोर्ट की तो यूरोप मार्केट में और अमेरिकन मार्केट में बहुत डिमांड है। आप क्या एग्रीकल्चर, आज एग्रीकल्चर में आप देखें एग्री बिजनेस पे आ गया है। आज लोग किस पे काम कर रहे हैं? उस चीज़ों पे जो एक इंडिया का इंस्टीट्यूट है वो उन चीज़ों पे तैयारी कराता है, हम लोगों में लगे हुए हैं कि ये करो वो करो, सियासी तोहमतें लगाओ। वो उस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि बगैर पानी के अनाज कैसे उगाया जाए। अफगानिस्तान में कोई एक आध चीज़ ही उगती है, तो उसके लिए अफगानिस्तान के लोगों के लिए उन्होंने कोई अपने इंस्टीट्यूट में 30 सीटें मुकर्रर की हुई हैं कि वहाँ पे उनको वो सिखा रहे हैं कि वहाँ अनाज कैसे उगे बगैर पानी के। लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं, तो क्या हमारे पास कौन सी ज़मीन की कमी है? यहाँ से अगर आप कश्मीर तक जाएं तो कोई 1400-1500 किलोमीटर तो होगा जी, ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से अगर आप मुखलिसी की कमी इंची टेप लेके आप नापे ना, अपने मुल्क के साथ मुखलिस होने की बिल्कुल। थोड़ी सी एग्जाम्पल, तो अगर आप इंची टेप लेके नापे ना, तो मुश्किल से कोई, थोड़ा छोटा हो गया इंची टेप, अगर आप किलोमीटर में नापे तो मुश्किल से कोई 400-500 किलोमीटर से ज्यादा पाकिस्तान आबाद नहीं है। बाकी तो पूरा पैच खाली पड़े हुए। तो जगह की आपकी कमी नहीं है, वसाइल की आपके पास कमी नहीं है, और मेहनती लोग हैं, आप इनको रोजगार दें, ये काम करते हैं, लोग चाहते हैं काम करना। लेकिन जब अपॉर्चुनिटी नहीं है तो क्या करें? प्राइवेट लोग डर के, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, कोई भत्ता मांगने आ जाएगा, कोई ये करने आ जाएगा, कोई डकैती कर देगा, उस लोग पैसे नहीं लगाते हैं। आप इंडस्ट्रियाँ लगा ही नहीं रहे, लोग जाके श्रीलंका में लगा रहे हैं, लोग ढाका में लगा रहे हैं, लोग और दूसरे मुल्कों में जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वही बात है ना, पॉलिसी दें, आप पॉलिसी दें, एग्रीकल्चर पॉलिसी ले आएँ, आप इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंडस्ट्री के हवाले से पॉलिसी लाएं। आप जब तक अच्छी पॉलिसी नहीं देंगे काम नहीं चलेगा। और पोटेंशियल तो है, हमारे लोगों में बहुत ज़्यादा सलाहियत है, ज़राअत में तो हमारे पास बहुत ज़्यादा गुंजाइश है ना, उसमें बस थोड़ी सी हुकूमती सतह पर सब्सिडाइज़ करने की ज़रूरत है। हमारे लोगों को सब्सिडाइज़ किया जाए ज़राअत के हवाले से, इंडस्ट्री छोटी इंडस्ट्री पे काम कर लें, अब बड़ी इंडस्ट्री पे काम ना कीजिए। अभी वाहिदी साहब फरमा रहे थे कि अमेरिका में इन्होंने मेड इन पाकिस्तान शर्ट देखी, लेकिन अब वो हालात नहीं है। अब पाकिस्तान को ऑर्डर्स मिलना बंद हो चुके हुए हैं, हमारे पास बिजली नहीं है, हमारे पास प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी बढ़ चुकी है कि हम दुनिया का मुकाबला ही नहीं कर सकते। हमारे पास महंगी तरीन बिजली है, सिर्फ हमारे पास सस्ता क्या है? लेबर, बाकी कुछ भी, वो भी इसलिए कि एक बहुत बड़ी तादाद आवाम की, मैं अभी एग्जैक्ट फिगर तो नहीं, लेकिन करोड़ों में एक तादाद है आबादी की जो गुर्बत की लकीर से नीचे आ चुकी हुई है। तो वो तो आपको सस्ते मिल जाएंगे, लेकिन वो जो मशीन, जिस मशीन पे बैठ गए उसने उस मशीन को चलाना है, उस मशीन को चलाने के जो ज़राए हैं वो इतने महंगे हैं कि वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है। तो उस बढ़ती हुई कॉस्ट पे तो कोई भी ऑर्डर हमें नहीं देगा। तो हमें ज़राअत पर और सस्ती बिजली पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और उसके लिए हमारे पास बहुत मौके मौजूद हैं। डैम्स, छोटे छोटे डैम्स बनाएं ना आप, वो बहुत बड़े डैम्स ना बनाएं जिनके लिए पैसे ही नहीं है हमारे पास। आप छोटे छोटे डैम्स बनाएं, आप प्राइवेट सेक्टर को अपने एतमाद में लें कि आप आएँ, इन्वेस्टमेंट करें, और पहले आप अपनी इन्वेस्टमेंट का एक उनका प्रॉफिट मार्जिन रखें ताकि वो बिजली प्रोड्यूस करने में अपना किरदार अदा करें। वो बिजली इंडस्ट्री को दी जाए, उस इंडस्ट्री में आवाम को रोज़गार मिलेगा, उस रोज़गार मिलने के बाद ही कोई ऊपर जाएगा काम, वरना तो बहुत बुरे हालात हैं। अभी ये जो शहरी हालात, हर शहर में ही तकरीबन स्नैचिंग, लूटा मारी ये आम है। उसकी अहम वजह ये है कि अगर एक बंदे के घर में 4 से 5 बच्चे हैं या बुज़ुर्ग वालिदैन हैं, अब उसके पास नौकरी नहीं है, वो क्या करे? वो छीनेगा किसी से, यही करेगा वो, और उसके पास कोई रास्ता ही नहीं है हमारे मुआशरे में। तो हमें इस पर सोचना पड़ेगा। अगर हमने इस पर अभी ना सोचा तो आने वाले दिनों में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे इस हवाले से। और ऐसा नहीं है कि मायूसी तो कुफ्र है, वैसे ही बतौर मुसलमान मायूसी हमें ज़ेब ही नहीं देती ना, लेकिन इस पर हमारे जो MNAs हैं, सेनेटर्स हैं, उनको सोचना चाहिए। वो भीख मांगने को भी तरजीह दें, साथ साथ भीख मांगने के साथ साथ आवाम को फलाह कैसे देनी है उस पर भी काम करें। आवाम को सिर्फ और सिर्फ ज़काती और खैराती इदारों के हाल पर मत छोड़िए, आवाम को ओन कीजिए। आप आवाम को ओन करेंगे तो आवाम का रुझान और एक पॉजिटिव
उनका जो माइंडसेट है वो पॉलिटिशियंस के लिए बनेगा। अगर आप आवाम को ओन नहीं करेंगे, आप इसी खींचाम खाची में लगे रहेंगे कि मैं आपकी टांग खींचूं, आप मेरी टांग खींचें, तो आवाम बदजन हो जाएंगे। और जिस दिन आवाम बदजन हो गए तो फिर तो सिवाय मारा मारी के और कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। जी 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 जी, नहीं आप बोलो। अच्छा, हम एस्टेब्लिशमेंट पे तो डाल देते हैं हर चीज़ ना। एस्टेब्लिशमेंट का काम है मुल्क का दिफा करना, बस। एस्टेब्लिशमेंट इससे ज़्यादा मदाखलत करती है तो वो भी बुरा लगता है हमें। अब तकरीबन जितनी जमातें आज एस्टेब्लिशमेंट को लिताड़ती हैं वो सारी की सारी कहीं ना कहीं इक़्तिदार में रह चुकी हैं। उनसे हम सवाल करें कि आप अपनी कारकर्दगी बताइए, हमें एस्टेब्लिशमेंट के धागे में मत उलझाइए। हमें ये बताएं आपने क्या किया। 2 साल मिले, 4 साल मिले, 10 साल मिले, आपने जो काम किया है वो हमें बताएं हमारे लिए। क्योंकि हमने आपको वोट इसलिए नहीं दिए थे कि आप जब सीट पर बैठे रहें तब सब अच्छा है, जब सीट से हटें तो कहें जी एस्टेब्लिशमेंट। ओ भाई, तो फिर इसका मतलब है मैंने गलती की आपको वोट दे के, मैं आपको वोट ही नहीं देता। इस हवाले से मैं सलाम पेश करता हूँ पीपल्स पार्टी को कि वो कम अज कम एस्टेब्लिशमेंट पर नहीं डाल देती हर चीज़। कुछ ना कुछ वो करते हैं, कुछ ना कुछ वो मुंह से ही मान लेते हैं अपनी कोताहियाँ। बाकी दूसरी जमातें तो सिवाय एस्टेब्लिशमेंट पे डालने के और कोई उनके पास जवाब नहीं है। अच्छा, आप थोड़ी सी इस तरफ भी बात कर लेते हैं। जिस तरह से लाइट की अगर बात करें तो हमारे पास नहीं है, मतलब इस ठंड के मौसम में भी एक तवील लोड शेडिंग और उसके बाद एक तवील किस्म का बिल जो कि मेरा भी आता है। उसके बाद गैस जो कि नहीं है, मतलब कुछ जगहों पे तो कुछ टाइम के लिए आती है, पर कुछ कराची के इलाकों में जहाँ मैं खुद गई हूँ, मैंने लोगों से बात की है कि वहाँ आती ही नहीं है गैस, पर बिल जो है अच्छे खासे आ रहे हैं। जब गैस आती थी तब 300 350 बिल आता था, अब जब गैस नहीं आ रही तो 1100 1200 बिल आ रहा है। जब मीटर चला ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है, तो मतलब बिल किस चीज़ के आप इतने ले रहे हैं? कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। जब बिल लेके गरीब लोग जाते हैं, बस ये अब आ गए, ये तो आपको भरना पड़ेगा। इसका जवाब मैं आपको दूं। मैं यासिर साहब की बात पहले एक जरा मेरे सवाल जवाब आ रहा था, उसके बाद उसी से लिंक करता हूँ। जी जी जरूर। यासिर साहब ने कहा हमारे यहाँ की मुल्क की खराबी है कि कॉस्ट बहुत बढ़ रही है और लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे। ठीक है, उसकी वजह क्या है? आपकी जो इंटरनेशनल मार्केट है ना, उसमें इंडिया और बांग्लादेश, उसने आपकी वीकनेस पकड़ ली जी, और उनको ऑर्डर इसलिए मिल रहे हैं कि उन्होंने आपकी वीकनेस पकड़ ली और आपसे कम रेट में काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ हर आदमी अपनी अना से काम नीचे नहीं आता। आप एक गोश्त वाले को बोलेंगे ना ये बोटी बदल दो, वो नहीं बदलेगा, कहेगा लेना है लो, नहीं तो आगे चले जाओ। ठीक है ना, ये एक ग्राउंड रियलिटी। अब दूसरी वजह कि हम काम करना ही नहीं चाहते। अब जो एनर्जी क्राइसिस हमारे यहाँ देखें, उसकी वजह ये होती है मुल्क 50-50 साल की प्लानिंग इन एडवांस करता है। अब हमारे कोई पिछले 50 सालों में कितने नए एनर्जी पावर प्लांट लगे? गैस के लिए हमारे क्या हमने उसकी स्टोरेज के लिए, इसको स्टोर करने के लिए क्या फ्रेमवर्क बनाया हुआ है? आपकी एग्रीकल्चर जो आपकी ज़रात पैदा होती हैं वो हम टीवी में ही देखते हैं, वो बोरियां बोरियां हज़ारों बोरियां सड़ जाती हैं। उनको स्टोर करने के लिए हमने ठीक है आप कुछ भी करो लेकिन उसको बचाओ यार, किसी के काम तो आएगी। अच्छा, अब इसका चक्कर ये है कि हमारे यहाँ जो प्राइवेट कंपनीज भी जो निजकारी होती है, गवर्नमेंट के एससी से वो के इलेक्ट्रिक बना, ऐसे ही वो पीटीसीएल से वो प्राइवेटाइज हुआ। अच्छा, उसके ऊपर चेक नहीं है, गवर्नमेंट चेक नहीं है। हमने किसी को दे दिया, वो काम कर रहा है, हम उसको माई बाप मान लेते हैं। अब वो कुछ भी करे भाई, वो भी अकाउंटेबल है। आपके यूनिट, मेरे पास अपना बिल कितनी दफ़ा मैंने तो नहीं सुना मीटर रीडिंग वाला आता, बिल आ जाता है। मैंने भी नहीं देखा काफी टाइम से। बिल आ जाता है। हाँ, बिल आ जाता है। और उसमें क्या लिखा होता है? एवरेज बिलिंग। एवरेज बिलिंग क्या चीज है? मुझे कोई बताए किस बात का एवरेज? जब आपने मीटर लगाया हुआ है 100 से, मतलब गर्मी और सर्दी 0 से 100 की यूनिट बताए ना मेरे कितने यूटिलाइज हुए। 100 से 0 की गिनती है तो एवरेज बिलिंग क्या चीज है? किस बात? मुझे तो ये फिनोमेना ही समझ में नहीं आया। इसको कौन पूछेगा? कोई पूछता क्यों नहीं है? अच्छा, ये कंपनीज क्यों हमारे यहाँ इस तरीके से करती हैं? उसकी वजह यह है कि उनका कोई कंपेटिटर नहीं। हम बर्बाद हो जाते हैं एक ही को सब देके। भाई आप दुनिया बिजली, अब जिस तरह मैं कपड़े लेने जाती हूँ, अगर इस ब्रांड का थोड़ा ज्यादा महंगा सूट है, उस ब्रांड का सस्ता तो मैं और अच्छा भी तो मैं वहाँ चली जाऊंगी। अब अगर यहाँ से लाइट और यहाँ की सर्विसेज मुझे नहीं अच्छी लग रही है इस कंपनी की, मैं दूसरी कंपनी हूँ वहाँ गैस। आपने तो एक तस्वीर खींच के बनवा भी लेना है। हाँ, हम लोग तो बनवा
ये चीज नहीं है, बात आपने बिल्कुल सही कही है। तो आपने आज एनर्जी क्राइसिस, दुनिया जो है ना अपने बिजली को बेच रही है, उनके एक्सेस में बन रही है, और हमारे यहाँ बिजली है नहीं। तो जो बेच रही है आप उनसे कांटेक्ट करें। नहीं वाहिदी साहब देखें, आपने आप आउटसोर्स कर दें। आपने अभी बात की ना बिजली की, आप बिजली बनाने के वो ज़राए तलाश करें जो आपके पास मौजूद हैं। अब आपने प्लांट ज़रूर लगाए हैं बिजली पैदा करने के, लेकिन वो आपने लगा दिए इम्पोर्टेड कोल पे। अब इम्पोर्टेड कोल पे आपने प्लांट तो लगा दिया, डॉलर चला गया 250 या 300 पे, तो कोल तो इम्पोर्टेड था, वो तो बाहर से आना था, वो तो आपने डॉलर पे परचेज करना था। जब आप डॉलर पे परचेज करेंगे कोल पावर प्लांट के लिए, तो बिजली तो ऑटोमेटिकली महंगी होगी। मैं आपकी बात का जवाब दूं इसमें? जी जी, आपकी बात बिल्कुल बजाय। जी जी। आप इंडिया को देखें या जितने भी गोरे हैं, मुझे नाम उस कंट्रीज का याद नहीं, वो कचरे से बिजली बना रहे हैं। मैं अर्ज यही कर रहा हूँ ना, कचरा करने में तो हम माहिर हैं। नहीं वाजिदी साहब, हमारा जो कराची है, कचरा कर आपकी बात में लेता हूँ, हमारा जो मैं भूल जाऊंगा, नहीं, हमारा जो कराची है वो तो कचरे का नेचुरल रिसोर्स है। हाँ बिल्कुल। कोई जगह आप बताएं कि कचरा नहीं है। और अभी पिछले कुछ सालों से कराची में मैं जो देखता आ रहा हूँ, सिर्फ कचरा या रोड खोदो और छोड़ दो, हर जगह खुदाई हुई है। जिसका दिल चाहे, कोई रूल नहीं है। मेरा दिल चाहे मैंने यहाँ रोड खोद के पाइप डाल दिया, यासिर साहब का दिल चाहे उन्होंने खोद दिया। मचा ले, बाहर कोई ऐसा कर ले? नहीं, कर ही नहीं सकते सर। बाहर को छोड़िए, आप कैंटोनमेंट के एरिया में करें, आप बहरिया में करें, आप मलीर कैंट में करें, डीएचए में करें, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो बाहर तो क्या, आप 2 किलोमीटर आगे चले जाइए। सेगमेंट का टाइम जो है वो हमारा, सारे लोग तो यहाँ नहीं रहते ना। हाँ, ये तो वो ईंधन पे 1 मिनट बात करूं। देखिए, इम्पोर्टेड कोल ही क्यों जरूरी है? हमारा मुल्क कोयले से भरा पड़ा है, आप उस कोल को यूटिलाइज करें। बस मुझे सिर्फ इस बात पे मैं थैंक यू वेरी मच, आप दोनों आए, तशरीफ लेके आए। अच्छा जी नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। अभी हुआ है जी ब्रेक का टाइम, 11 बजे तक हम आपके साथ लाइव रहेंगे। लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।